हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो मैं हमेशा आपको एक अच्छी वीडियो लाती हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या तो मैं आपको सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन कराती हूँ, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। तो आज मैं आपके लिए वीडियो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वैसे 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि मैं आपको आज बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन विद और एग्जाम्पल्स की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें ये वैसे क्वेश्चन जो है ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर हल्का सा बड़ा लिखा है क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। आपने चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया होगा तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। और हमें इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो आंसर दिस लॉ इज स्टेटेड दैट एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमारा जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल सेम है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड। वो लॉ जो कांस्टेंट होता है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों एक ही है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर मास और यहाँ पर एनर्जी है। तो दोनों डेफिनेशन एक है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी का निर्माण कर सकते हैं, और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो हम बना भी नहीं सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके साथ एक काम कर सकते हैं, वो है बट इट कैन चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही होती है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको ये वीडियो बात बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो हमें दिया था जेम्स प्रोस्केट वॉट सॉरी जेम्स प्रोस्केट जूल ने हमें ये दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन था और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, वो हमें किसने दिया था, एंटोन लवाइजर ने दिया था और जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिया था। वैसे ही इस लॉ को भी हमने जेम्स प्रोस्केट वॉट ने दिया था। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट falling from certain height converts its potential height energy to kinetic energy and at all instant total mechanical energy remains constant। अगर इसका एग्जाम्पल ये है तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ आ गया होगा कि क्या होता है। वो होता है कि ना हम एनर्जी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एक ही काम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सन है, सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसी जो ये एनर्जी जो होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हमेशा चेंज होती रहती है। तो बस ये होती है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एग्जांपल ये होगा कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट। मैं आपको बता दिया कि और कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है किसी सर्टेन हाइट से, किसी हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो कौन सी एनर्जी होगी उसमें, उस पर होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है, तो वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है, आप कॉमन सी बात ये लगाइए कि यहाँ पर जो दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट की सर्टेन हाइट से, जहाँ पर जैसे आपको हाइट बोल दिया तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसमें होता है हाइट और मास, और काइनेटिक एनर्जी में होता है वेलोसिटी और मास। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि उसका जो फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी का वो मास और हाइट होता है। तो यहाँ पर हाइट दिया है, और ये जब गिर रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो किस में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। और जब ये गिर जाएगा तो उसके बाद ये मोशन करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल।
तो अगर और जो ये जो लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो, उनका सम हमारा होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैंने यहाँ पर लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये दोनों टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। इसकी डेरिवेशन भी आप कर लीजिएगा। इसको प्रूफ करने का हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कीजिए। तो ये तो आपको लिखना ही है। साथ ही आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ भी करना है। 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक एनर्जी, राइट इट्स फार्मूला। बस हमें क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप क्या समझते हैं और उसका फार्मूला लिखिए। इसमें हमें ये नहीं बोला कि हमें सिर्फ उसकी डेरिवेशन लिखनी है, सिर्फ उसका सिंपल सा फार्मूला हमें लिखना है। तो आंसर द काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ द वर्क दैट एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो काम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, दौड़ रहा है, मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो रेस्ट में होता है, या फिर अभी क्वेश्चन में आया था अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कौन सी एनर्जी कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कर रहा है। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कर रहा होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी करता है। और साथ ही पोटेंशियल एनर्जी हमने पोजीशन चेंज करता है, अपना शेप भी चेंज करता है, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो बस इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ द वर्क दैट एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का को हम के ई, इसका सिंबल होता है के ई इज इक्वल टू में हाफ। काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के ई इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब यानी कि मास, वी मतलब कि वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर होता है। बस हमने उसमें काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करा और उसका फॉर्मूला लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ऑन व्हाट, क्वेश्चन हमारे से कहता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। कौन से फैक्टर हैं जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होता है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी बॉडी पर डिपेंड होता है। तो हमें उन फैक्टर्स के नाम बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर होता है द 2 मेन फैक्टर। इसके फैक्टर जो हैं वो 2 हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द 2 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी आर मास एंड वेलोसिटी। 2 फैक्टर हैं काइनेटिक एनर्जी के जो डिपेंड करते हैं बॉडी पर। कोई भी बॉडी को ये के पास ये 2 फैक्टर होने चाहिए तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए कौन से वो हैं 2 जो हैं वो पहला है मास, दूसरा है वेलोसिटी। ये हमें से पेपर में पूछते हैं कंडीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए, राइट कंडीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें हम कौन से 2 लिखेंगे, मास और वेलोसिटी। पहला होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो मास है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए मोर मास मोर के ई, यानी कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी। जितना मास होगा उतनी ही के ई होगी। पहला फैक्टर कौन सा है, मास। जितना ज़्यादा मास उतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। 2 मेन फैक्टर हैं मास और वेलोसिटी। जितना मास होगा उतनी के ई होगी यानी काइनेटिक एनर्जी, और जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बस ये 2 फैक्टर आप इसे नोट कर लीजिए। बिकॉज, और 2 फैक्टर क्या हैं देख लीजिए। बिकॉज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मास इट हैज़ थ्रू वेलोसिटी इज द मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्योंकि और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस चीज़ पर डिपेंड रहेगा, उसके मास पर कि उसका वजन कितना है, उसका मास कितना है। इट हैज़ थ्रू वेलोसिटी इज़ द मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर। और जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट है वो है वेलोसिटी। और ये हम इसलिए ये दोनों है हमारे पास क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो लिखा है मैं लाइन वो अभी आपको लिखनी पड़ेगी फैक्टर्स में। आपसे फैक्टर्स या फिर कंडीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स हाइट इज डबल्ड। क्या होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी कोई किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की हाइट डबल होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।
अगर हाइट डबल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल ही होगी, क्योंकि एज वी नो, हम जानते हैं, और आपने पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करी होगी। वैसे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी की भी और पोटेंशियल एनर्जी की भी। तो एज वी नो, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। जो पीई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। किसके? हाइट के। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मोर द हाइट ग्रेटर इज द पी। जैसे हमने देखा काइनेटिक एनर्जी के दो फैक्टर होते हैं, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के भी दो फैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं? हाइट और मास। उसमें हमने क्या देखा था? मास और वेलोसिटी। इसमें होता है मास और हाइट। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही, मतलब तो जितनी हाइट होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बस यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है? डबल, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इसका आंसर ये है, मोर द हाइट ग्रेटर इज द पी, यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डबल। डबल कैसे हुआ? हाइट हमारी कितनी है? डबल। हाइट हमारी कितनी है? डबल, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो गई, क्योंकि हम जानते हैं पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, यानी कि हाइट। तो देखिए इसके फैक्टर कौन से? दो हैं, मास, हाइट। मैंने आपको ये बता दिया कि इसके दो फैक्टर हैं, मास मोर पी, यानी कि जितना मास होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जितनी हाइट होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आई होप आपको दोनों चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आता है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आर। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है कि आपको 1 किलोवाट आर को जूल्स में चेंज करना होता है, जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं। तो जूल्स का एक यूनिट है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। इस जूल्स का जो इन्वेंशन करा था वो हमारे जेम्स प्रोस्किट ने करा था। उन्होंने यूनिट दी थी वर्क की और एनर्जी की, क्या होती है? जूल्स होती है। तो 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होता है, हम इसी को फाइंड करेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर लिख दिया, 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 जूल पर सेकंड होते हैं, 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होते हैं। देखिए हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आर, कि एक 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स होते हैं। तो हम करेंगे 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू में 1 किलोवाट, जो 1 किलोवाट यानी कि के से किलो, डब्ल्यू से वाट, 1 किलोवाट आर फॉर 1 आर। एज इट इज लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे क्वेश्चन, जैसे आपको समझ आ जाए। 1 किलोवाट फॉर 1 आर, यहाँ पर दिया देखो एच मतलब कि आर यानी कि घंटा। तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। जहाँ पर जूल पर सेकंड लिखा है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू में ऊपर में लिखा है क्या? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड, या फिर जूल पर सेकंड की जगह आप वाट भी लिख सकते हैं, 1000 वाट। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं फॉर 1 आर। 1 आर ऐसे एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए 1000 वाट लिखा है, 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब इन सभी को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 से 36 होता है, 36 और पीछे कितने जीरो हैं? 3 और 2 5, पीछे 5 जीरो, तो 5 जीरो पीछे लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया जूल। पीछे जूल यूनिट लगा देंगे, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखिए और आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 यूनिट में कितने 1 किलोवाट आवर होते हैं। 1 यूनिट में कितने 1 किलोवाट आवर होते हैं? तो इसका आंसर होगा 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁶ जूल। अब देखिए इसका आंसर कैसा आया, 36 और पीछे 5 जो है तो 5 जीरो आ गया। आप ये सोच रहे हो मैंने यहाँ पर 10⁵ क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 3.6, तो पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इसलिए 5 थे हमारे जीरो थे, तो एक और जीरो बढ़ गया नीचे से 3.6, तो पॉइंट आएगा तो जीरो आ जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁶ जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितने होते हैं किलोवाट आवर? कितने होते हैं? 3.6 मल्टीप्लाई में 10⁶ जूल। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इस क्वेश्चन का आप दोबारा रिपीट करके करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं एज जिया खान स्टडी मेहंदी। तो मैंने साइंस के लेटेस्ट सिलेबस की वीडियो भी बनाई थी, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। मैं आपको एज अ फ्रेंड बिल्कुल अच्छे से टीच करती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप मुझे ढेर सारे लाइक दीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ।
और आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। थैंक